नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। आज 17 मार्च है और हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर का सेशन हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जितने भी आपके यूट्यूब में सेशंस हो रहे हैं उन सबके पीडीएफ्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से। ये है नेशनल करंट इवेंट से रिलेटेड कि अब है ना, कल ही मतलब सैटरडे को, आज संडे है और कल सैटरडे को लोकसभा पोल्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इसके डेट्स आ चुके हैं कि किस दिन पोल्स किए जाएंगे और किस दिन इसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। तो इस बार ये जो पोल्स है वो 7 फेज में किया जा रहा है। 7 फेजेस होंगे टोटल, है ना। 7 अलग अलग दिन इसमें वोटिंग्स करवाई जाएंगी, अलग अलग जगह पर, है ना, अलग अलग स्टेट्स पर या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पर, अलग अलग स्टेट्स के। तो यहाँ पे पहली जो फेज है वो अप्रैल 19 को शुरू होगी और इसके बाद से जून 1 तक ये चलने वाला है। तो अगर हम इसको कहें कि कितना लंबा होने वाला है ये टाइम, तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, है ना, टाइम पीरियड की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे इसको आगे चलकर। इसके बाद से 18th लोकसभा इस बार का, 17th लास्ट वाला था 2019 में जो इलेक्ट होकर आई थी। अब इस बार जो टेन्यूर रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं कौन से नंबर का लोकसभा है, तो 18th नंबर का है और ये पोल्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस किए जा चुके हैं। इसके साथ ही जिस दिन इलेक्शन के शेड्यूल अनाउंस किया जाता है उस दिन ही आपका एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार्य संहिता लागू कर दी जाती है। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक आचार्य संहिता लागू रहती है। और इसके साथ ही हमने कल समझ लिया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लीजिए कि क्या चीजें हैं इससे रिलेटेड। अब इसके साथ ही आप देखेंगे कि 4 अलग अलग स्टेट्स में भी इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो पहले आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अलावा सिक्किम में भी इलेक्शन है, उड़ीसा में इलेक्शंस हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस है। तो साइमल्टेनियसली इन 4 स्टेट्स में भी लोकसभा इलेक्शन के साथ ही इलेक्शंस होंगे, तो उनकी डेट्स भी आ गई हैं। ये सारी चीजें इस न्यूज में है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बार का इलेक्शन स्पेशल किन किन टर्म्स में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज है इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब तक अगर आप देखेंगे तो 1951 वाले जो सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, जनरल इलेक्शंस हम बोल सकते हैं इसको, तो 1951 में, ये सितंबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और कब तक चलते हैं, 5 मंथ्स तक चले थे, यानी कि फरवरी 1952 में ये एंड होते हैं। अब अगर हम इस वाले पोल की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट किन टर्म्स में कहा जा रहा है कि सबसे लंबी चलने वाली एक्सरसाइज में सेकंड लॉन्गेस्ट है, सॉरी। तो इस टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो ये कब स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल 19 को शुरू होंगे। अप्रैल 19 को शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, तो 1 जून, है ना, यानी कि जून 1 तक ये चलने वाले हैं। ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंड लार्जेस्ट हो गए, पहले वाले थे, इसके बाद से सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, अब इन चीजों में देख लेते हैं कि इस बार क्या है। तो इंडिया में टोटल 96.8 करोड़ वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स इस बार, जिसमें 49 अप्रोक्सीमेटली 49 जो करोड़ है वो मेन है एंड 47 करोड़ विमेन है, जिसमें से 1.82 करोड़ जो होंगे वो फर्स्ट टाइम इलेक्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से 85 लाख विमेन होने वाली है इस 1.82 में से। अगर हम देखेंगे तो जेंडर रेशियो जो है अमंग द इलेक्टर्स वो इंप्रूव हुआ है। तो अगर हम बात करें, है ना, अगर हम 2019 के इलेक्शंस की बात करें जनरल इलेक्शंस में, तो ये जो रेशियो था 928 था, जो 2024 के इलेक्शंस में इंप्रूव होकर कितना हो गया, 942 हो गया है। मतलब 942 आउट ऑफ 1000 मेन 948 जो होंगे वो विमेन्स, मतलब इनके सामने 948 विमेन्स भी वोट कर रही हैं। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई कि हर 1000 मेन के लिए 948 विमेन वोट कर रही हैं, है ना, यहाँ पे उनके सामने। अब ये पहली बार होगा जनरल इलेक्शंस दैट पीपल अबव द 85 इयर्स, अबव द एज ऑफ 85 इयर्स, या फिर ऐसे लोग जिनको 40% डिसेबिलिटी है, उनको पोस्टल बैलेट के ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, वो घर बैठे ही वोटिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अभी लास्ट अगर आपने विधानसभा इलेक्शंस देखे होंगे मध्य प्रदेश के, तो इस टाइम पर भी ये चीज प्रैक्टिस अपनाई गई थी, लेकिन ये होलिस्टिकली नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ लोग जो थे इसमें रजिस्टर नहीं हो पाए थे। लेकिन मैंने भी पर्सनली ये चीज देखी है क्योंकि हमारे घर पर भी हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो 80 अबव हैं उनके लिए प्रॉपर ऐसे बैलेट्स करवाए जाते हैं। तो ये चीज इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जनरल इलेक्शन में ये वाली फैसिलिटी दी जा रही है इन लोगों को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो चुनाव, इस बार क्या क्या चीज है स्पेशल है वो और हम देख लेते हैं। इस बार के जो इलेक्शंस होंगे ना वो इको फ्रेंडली इलेक्शंस होंगे।
ठीक है। इको फ्रेंडली मीन्स ज्यादा कम से कम पेपर का यूज किया जाएगा, ज्यादा पेपर नहीं वेस्ट किया जाएगा और एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाएगा इसके लिए। इसके बाद जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको तो फैसिलिटी दी जाती है कि यहाँ पर वो पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। पोस्टल बैलेट मीन्स बैलेट पेपर्स यूज किए जाते हैं और बैलेट पेपर्स है ना इलेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और इसके बाद वो पोस्ट कर सकते हैं इसे या फिर उनसे लिए जाते हैं, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू अगर आप जनरल इलेक्शंस के बाकी इलेक्शंस देखेंगे तो उसमें वोटिंग इन पर्सन होती है, मीन्स खुद ही वोट जाके डालना होता है, बट इनके केसेस में डिफरेंट है पोस्टल बैलेट्स में। इसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होने वाला है, पहला लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है जिसमें एआई यूज किया जाएगा। तो ये चीज स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि इस बार पहली बार इलेक्शंस में क्या यूज किया जाएगा, एआई की हेल्प ली जाएगी, है ना। और महिलाओं का वो देख चुके हैं हम ऑलरेडी, रेशियो देख लिया कितना जेंडर रेशियो रहने वाला है। इसके बाद से अगर नरेंद्र मोदी इस बार भी इलेक्ट होकर आते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो किसकी बराबरी कर लेंगे, जवाहरलाल नेहरू की, जिनके 3 कंटिन्यूअस टर्म्स थे 1952, है ना। 1952 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर 1957 में फिर से बनते हैं और इसके बाद से 1962 में बने थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के 3 कंटिन्यूअस टर्म्स थे। इसके बाद से नरेंद्र मोदी का अगर जैसे 2014 में वो बने, 2014 के बाद से 2019 में बनते हैं और 2019 के बाद से 2024 में अगर बन जाते हैं तो इनके भी 3 कंटिन्यूअस टर्म्स हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स थे इलेक्शन से रिलेटेड और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है क्योंकि 97 करोड़ वोटर्स इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज में। तो ये चीज हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं कि रेड सी में कंटिन्यूअसली वॉर की मतलब अटैक्स हो रहे हैं। तो ये किसके द्वारा किए जा रहे हैं, हूती एक रिबल ग्रुप है, हमने पढ़ा था, है ना, उसके द्वारा कंटिन्यूअसली रेड सी में जो कमर्शियल शिप्स होती हैं उस पर अटैक किए जा रहे हैं। तो आप देख लेते हैं हम बेसिक चीजें, जैसे अभी भी एक जो आपका वेसल है उसको पायरेसी, है ना, पायरेट्स, उसको हाईजैक कर लिया गया। अब यहाँ पे उसको बचाया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो इसमें 35 पायरेट्स हैं जिन्होंने सरेंडर किया और इसमें 17 क्रू मेंबर्स को सेफली इवैक्यूएट किया उस वेसल से जो कि पायरेसी का शिकार हो गया था। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये रीजन जो है, आप रेड सी वाले लोकेशंस को ध्यान रखिए कि रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज है। आई होप अभी तक हमने रेड सी कितने बार पढ़ लिया है ना, आज अभी फिर से हम देख लेंगे इसको। तो रेड सी में से मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ऐसे लोकेशंस जो न्यूज में कंटिन्यूअसली बने हुए हैं वो चीज आ जाती है। ठीक है, जैसे स्विस कैनाल से क्वेश्चन आया था जब वहां पर वो शिप फंस गया था। ठीक है, इसके बाद से जब और क्या बोल रहे हैं, अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन आया था। तो ऐसी सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं। तो आई होप अब ये चीज आपको याद हो गई हो, आप फिर से रेड सी के लोकेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे एक नई चीज हम समझने वाले हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में इस न्यूज में दिया है कि इस एरिया में पायरेसी हो रही है और इसके इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप समझिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो रीजन है ना वो नॉर्थ ईस्ट, अगर मान लीजिए ये है, ये हो गया ईस्ट, यहाँ पे हो गया वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अफ्रीका का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, ये देख सकते हैं आप, इस साइड अफ्रीका है, ये उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो इस पार्ट को, क्योंकि ये राइनोसोरस के जो हॉर्न्स हमने पढ़े थे अभी न्यूज में कल परसों, उसकी तरह ही दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी कंट्रीज देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज रहती है, आपको पता होना चाहिए चीज। तो पहला आ जाता है, आप देखिए कि पहली कंट्रीज जो इसका पार्ट है वो है सूडान। ठीक है, सूडान इसका पार्ट है। इसके बाद से इरिट्रिया इसका पार्ट है, जिबाउती इसका पार्ट है, इथोपिया इसका पार्ट है एंड सोमालिया। ये जो 5 कंट्रीज है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये चीज कहेंगे। और इसको सोमालिया पेनिनसुला, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमालिया पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है या फिर प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो प्रायद्वीप एक ऐसा एरिया होता है, मान लीजिए ये है एरिया। अब ये सारे साइड से क्या है, पानी से सराउंडेड है, लेकिन इसका एक पार्ट किसी मेनलैंड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो 6th लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड का। तो दुनिया का 6th लार्जेस्ट पेनिनसुला, ये चीज भी आप याद रखेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो बात आ जाती है अरेबियन पेनिनसुला की। तो अरेबिया आप समझ रहे हैं ना, जो सऊदी अरेबिया के पास वाला रीजन है, अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है इस मैप में तो नहीं दिख रहा है, बट आप समझ सकते हैं कि ये रेड सी वाला रीजन है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जो सी आएगा वो पर्शियन गल्फ वाला रीजन आता है। तो पर्शियन गल्फ के जो आसपास वाली कंट्रीज है ना, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ये सऊदी अरेबिया दिख ही रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर, जैसे कुवैत आता है, ओमान आता है। तो आई होप
अब आपको क्लियर हो गया होगा कुवैत, ओमान और ये जो कतर वाला रीजन है, ये सारा किस में आता है? अरेबियन पेनिनसुला में आता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अगर हम देखें कि रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है ना, लाल सागर क्यों कहा जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर एल्गी की ब्लूम्स दिखते हैं, है ना, एल्गी आ जाती हैं काफी सारी, और ये शुरू में तो ब्लू ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जैसे ये मर जाती है ना तो इस तरीके से रेड कलर की दिखने लगती है। इस कारण की सीजनल होता है, ये हमेशा नहीं होता है, तो एक सीजन में होगा, और इस कारण ही इसको क्या कहा जाता है? रेड सी या लाल सागर के नाम से जाना जाता है। और इस एल्गी का नाम क्या है? ट्राइकोडिसिमियम एरिथियम, है ना, एरिथ्रियम इसका नाम है, और इस एल्गी की वजह से ही इसको कहा जाता है। फिर अगर आप रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख सकते हैं तो इजिप्ट के बारे में देखा है, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती जो है 6 बॉर्डरिंग कंट्रीज है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जैसे बाबले मंडप स्टेट हो गया और गल्फ ऑफ एडन हो गया, तो ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज जो कि हमने कल भी डिस्कस की थी, कि जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी विच टुक प्लेस इन 1984, है ना, 1984 में हुई थी, और दिसंबर 2 और 3 इस दिन हुई थी। तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि कौन सी गैस का लीकेज हुआ था, उसका नाम आपको लिखकर बताना है। इसके बाद से सेवरल लोकेशंस हैं, यहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA, है ना, ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा एक एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसमें वाटर क्वालिटी को एनालाइज किया जाता है, और इसमें बोला गया कि अभी भी जो साइट है वहां पे BIS के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि अलग अलग चीजों की क्वालिटी और एनालिसिस दिखाता है कि क्या इतनी क्वालिटी ठीक है किसी भी चीज की, पानी में या फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज की जाती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसकी लिमिट, इसकी परमिसेबल लिमिट कितनी है? 0.3 mg पर लीटर है, मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए कौन से पार्टिकल की? मैंगनीज की। लेकिन वो पॉल्यूशन कितना हो गया? 8.33% हो गया, तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद से आप देखेंगे स्ट्रोंशियम के कॉन्सेंट्रेशंस भी, है ना, जो कि BIS के द्वारा नहीं रेगुलेट किए जाते हैं, उसकी भी रेंजेस काफी हाई है। तो ये चीज कल भी हमने डिस्कस की थी कि अभी भी जो ग्राउंड वाटर है वो स्टिल पॉल्यूटेड है इन सारे हैवी मेटल से, जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स किसके नाम पे जाएंगे? क्वालिटी, रिलायबिलिटी किस चीज की नाम पे जाएगी? अलग अलग प्रोडक्ट्स की। और प्रोडक्ट्स किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? कंज्यूमर्स के द्वारा, सॉरी, खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाते हैं, इसलिए कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से एक्ट के अंदर इसकी स्थापना की गई थी? 2016 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करके एक एक्ट आया था तब, और ये इफेक्ट में आता है 12 अक्टूबर 2017 को। इसके हेडक्वार्टर्स आप याद रखेंगे कि BIS के हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। ठीक, इसके बाद से यही सारी चीजें। अब BIS क्या करता है? तो BIS किस किस को मार्किंग देता है? तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इनको मार्किंग्स देता है ना, कि क्या ये इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी आपके प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनमें हॉलमार्क्स प्रोवाइड करता है, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। प्रीशियस मेटल्स को देता है हॉलमार्किंग, देखा है ना कि 24 कैरेट का गोल्ड है या 22 कैरेट का है, तो ये हॉलमार्क्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद से जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड है एनवायरमेंट के, है ना, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, उन सारी चीजों को देखता है। और एनवायरमेंट के केस में बेसिकली क्या होता है? ये इको मार्क कहा जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट के केसेस में इसके द्वारा जो मार्क दिया जाता है दैट इज इको मार्क, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद आपने स्टार रेटिंग्स भी सुनी होंगी, तो वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 स्टार्स होते हैं। कि जैसे आपने फ्रिज में देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर्स जो है उसमें इस तरीके से स्टार्स बने होते हैं, कितना स्टार रेटिंग है, तो अगर 3 है, मतलब जितना बढ़ते क्रम में होगा, ये क्रोनोलॉजी अगर इसकी इंक्रीज हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब ज्यादा स्टार्स दिए तो उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अगर किसी में 5 स्टार्स दिए गए हैं, मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा, अच्छे से यूटिलाइज करेगा। तो ये सारी चीजें। इसके बाद से आप देखिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, बिकॉज आपके सिलेबस में मेंस में दिया हो वाटर कंजर्वेशन के बारे में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म हुई थी? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि अगर आप पानी को बचा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली किसको बचा रहे हैं? एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल करता है ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट को और मैनेजमेंट को इंडिया में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, लेकिन कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट
यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज है। नेक्स्ट न्यूज में आएंगे तो ये प्रीलिम्स बेसिक फैक्ट है कि जो सिकल सेल डिसीज है ना, सिकल सेल डिसीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, प्रीलिम्स में ये सीधे सीधे गिवन है, तो ये चीज आपको देखनी है क्योंकि हम सिकल सेल डिसीज डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम शॉर्ट में ही इसको देखेंगे। अब इसको ट्रीट करने के लिए कंट्री की पहली स्वदेशी इंडिजीनियस एक ड्रग डेवलप की गई है, दैट इज हाइड्रोक्सीरिया, है ना, हाइड्रोक्सूरिया का डेवलपमेंट किया गया। अब एक ऐसी दवा है जो सिकल सेल रोग वाले लोगों की मदद कर सकती है, इसको ट्रीट करने में आएगा। अब इसकी कॉस्टिंग भी काफी लो रखी गई है कि 600 रुपए से कम की जो ड्रग है वो मिलेगी, और ये ड्रग हेल्प करेगी कि इंडिया को फ्री कर सके सिकल सेल डिसीज से, क्योंकि 2047 तक के हमारे टारगेट्स हैं, है ना, उस टाइम तक के टारगेट है। तो अगर आप सिकल सेल डिसीज को देखेंगे तो ये जेनेटिक डिसीज होती है ना, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स हैं आपके, हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उनका शेप चेंज हो जाता है और वो इस सिकल शेप्स के दिखने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है ना, ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करने लगता है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिकल सेल डिसीज के नाम से जाने जाते हैं। बेसिकली इनहेरिटेड होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स में से, दोनों में से किसी भी पेरेंट में से एक पेरेंट को भी ये तो बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, ये चीज है सिकल सेल डिसीज। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट न्यूज में मूव करें तो ये है कि गुलमर्ग जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वो अब कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल विंटर स्पोर्ट्स का वेन्यू बन पाए। तो इसके पहले भी इस बार जो है वो बहुत सारे गेम्स यहाँ पे हो चुके हैं, विंटर गेम्स, 4 नेशनल विंटर गेम्स यहाँ पर हुए, और ये गुलमर्ग जो है इसलिए फेमस भी हो गया है, तो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी ये वेन्यू बनने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने स्पेड भी स्टार्ट कर दिया है कि जो इंटरनेशनल वेन्यू बन सकता है ये एशियन गेम्स के लिए प्लस ओलंपिक्स के लिए भी, ठीक है। अगर हम बात करें एक फैक्ट की, तो आरिफ खान जो थे फ्रॉम कश्मीर से, वाज द ओनली इंडियन एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक्स इन 2022। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको एक चीज बतानी कमेंट सेक्शन में कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है इसके हेडक्वार्टर्स आप बताएंगे, ठीक है, यही चीज है इस न्यूज में। फिर अगर हम नेक्स्ट न्यूज में मूव करें तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, है ना, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इतने सारे केसेस सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं। तो अगर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है उसने एक स्टेटमेंट निकाली और उसमें बोला है कि यहाँ पे एक नए मेथड का एडॉप्शन किया जा रहा है, टेस्ट मेजरिंग ब्लड शुगर 1 आवर, है ना, आफ्टर द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद ये किया जाएगा जो डायबिटीज के रिस्क को मेजर करेगा, और इसकी हेल्प से अगर किसी इंसान को डायबिटीज होने वाली, यानी कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है ना, प्री डायबिटिक स्टेज कब देखा जाता है, जब आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है। अगर किसी भी पर्सन को 2 डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 जो कि जेनेटिकली रहेगा, मतलब हमेशा बचपन से ही आपको वो चीज रहेगी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज बाद में डेवलप होता है, तो इस केस में जो प्री डायबिटीज कंडीशन होती है, हाइपोग्लिसमिया कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज को, तो वो चीज पहले से एनालाइज की जाती है, इस टेस्ट की हेल्प से की जा सकती है। तो ये डेवलपमेंट्स हुए हैं साइंस एंड टेक में, अगर आप देखें बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली। इसके बाद से देखा जाए नेक्स्ट न्यूज को, तो ये है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए यहाँ पर, तो है ना, उसके लिए देखा जाएगा तो कि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन अब तक किए जा चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों काफी बार डिस्कस किया है, तो हम इसको देख लेते हैं अभी भी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने 13 फरवरी 2024, है ना, यानी कि लास्ट मंथ ही पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मुख्य मोटिव क्या है कि यहाँ पर लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है टू द होम्स ऑफ इंडिया, है ना, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के थ्रू, कि उन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें और इसके द्वारा उनको 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी हर महीने। इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये चीज याद रखेंगे, कब लॉन्च हुई है याद रखेंगे, और कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। सब्सिडीज वाला केस भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यहाँ पे कि आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो ये इस तरीके का, ये थोड़ा सा क्रीपी लग रहा था मुझे देखने में, स्कैरी लग रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा कल्चर है ना, इंडिया का अलग अलग कल्चर भी हमें देखना है। तो अब यहाँ पे एक 300 साल पुराना मंदिर है अजागर सिद्धार्थ टेम्पल, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये है तमिलनाडु पे, ठीक है, तमिलनाडु पे लोकेटेड है। अब यहाँ पे लोगों की जब मान्यताएं पूरी हो जाती है ना, तो इस तरीके से वो क्या बनवाते हैं, इस तरीके के
ये स्टेच्यूज टाइप के बनाते हैं जो वो डोनेट करते हैं उनके विश पूरे होने पे। तो ऐसे करके क्या होता है, लॉयर्स हैं, सोल्जर्स हैं, स्टेच्यूज बनाते हैं इनके यूनिफॉर्म्स के, ठीक है। लॉयर्स हो गए, सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें प्लेस की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं पुलिस ऑफिसर है, तो इस तरीके के स्टेच्यू अपनी मान्यताएं पूरी होने पे देते हैं। ये सारा हो गया कल्चर ऑफ इंडिया। इसके बाद से अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था न्यूज में कि अग्नि 5 के लिए जो फ्लाइट टेस्ट होता है वो किया गया है और वो सक्सेसफुल भी था। तो अग्नि सीरीज में ही ये है जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है, MIRV टेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 11 को अनाउंस किया सोशल मीडिया पे दैट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको हमने पढ़ा था कि एक ही चीज यूज की जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसके पास बहुत सारे वॉरहेड्स होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे जो एक ही टाइम पर अलग अलग टारगेट्स को कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी यहाँ पर। तो अब ये किस मिशन के अंदर किया गया था, तो मिशन दिव्यास्त्र के अंदर किया गया था। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो DRDO है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया अग्नि 5 को। अब MIRV टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं, एक मिसाइल बस होती है whose passengers are न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना। जैसे आप मिसाइल बस देखिए, बस में जिस तरीके से पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स को उठा के अलग अलग जगह फेंक दिया गया है कि ये अलग अलग टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर ले, ऐसी इसकी वर्किंग है। यही चीज यहाँ पर गिवन हुई है। तो अब कुछ ही कंट्रीज हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज ने इसका टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अब इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है कि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। अग्नि 5 की टेस्टिंग कहां से की गई, फ्लाइट टेस्ट कहां से किया है, तो अब्दुल कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा में, वहां से किया गया था। यही चीज यहाँ पे दी है। और मिशन दिव्यास्त्र इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजंस। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट अंडर पोखरण 2। फिर इसके बाद से देखें 2003 में इट डिक्लेयर्ड कि इंडिया जो है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेगा। मतलब जब तक कोई और देश है इंडिया पर अटैक नहीं करता है न्यूक्लियर वेपन से, तब तक वो भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। तो ये था नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसको अडॉप्ट किया था इंडिया के द्वारा 2003 में। इसके बाद इस पेज में यही सारी चीजें दी है, MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। इस तरीके से अग्नि 5 आपको दिख रही है मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये चीज है। और अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डिलीवरी, ठीक है, और लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल है इस पर्टिकुलर सीरीज में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज में आएंगे तो हमने ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो वो चीज हमने पढ़ी थी कि जब तक कोई भी एक्ट अगर 2019 में आया था, कोई भी एक्ट कभी भी आए, जब तक उसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए जाते हैं, जब तक उसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए जाएंगे, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि 3 देशों से आए गए लोग, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें जो 6 कम्युनिटीज है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अगर वो 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले आए हैं तो उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। और जो सिटीजनशिप पाने की एज है वो एग्जिस्टिंग 11 ईयर से रिड्यूस करके 5 साल कर दी गई है ना, 2014 के बाद से जो लोग उस दिन या उसके पहले जो लोग आए हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे न्यूज में। और एस्टिमेटेड है कि इनिशियली इसमें 31,000 पीपल जो हैं वो इमीडिएट बेनिफिशियरीज होंगे जो इसको मतलब करेंगे इसमें रजिस्टर, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद से वही दिया हुआ है। और असम जो अब तक का स्टेट है, सिर्फ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है कंपाइल किया गया था NRC 2019 में, जिसमें 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स थे और उसमें से 19 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें से बाहर कर दिया गया था। वह लेफ्ट आउट ऑफ द लिस्ट दैट टुक 5 years टू कंपाइल, ठीक है। तो असम सिर्फ ओनली स्टेट है, ये चीज आपको याद रखना है, जहां पर NRC कंडक्ट करवाया गया था अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज है, तो यहाँ पर UN एजेंसी है ना, UN जो रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के द्वारा है ना, रिफ्यूजीज, उसके अकॉर्डिंग जो गाजा वाला एरिया है वहां पर मॉल न्यूट्रिशन काफी तेजी से बढ़ रहा है ना, फेमाइन भी आ सकती है, मींस अकाल पड़ चुका है वहां पर। तो अगर हम देखें 2 out of every 10,000 पीपल डाइंग डेली फ्रॉम स्टार्वेशन, भुखमरी के कारण इतने लोग मर रहे हैं, हर 10,000 में से 2 लोगों की डेथ हो रही है हर एक दिन, है ना। जो लोग, रीजन क्या है, स्टार्वेशन एंड मलन्यूट्रिशन और उनसे रिलेटेड डिसीजेस, ये चीज यहाँ पे की गई है। 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है और उसकी वजह से ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है वहां पर। इसके बाद देखेंगे तो MIRT जैसा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो एडवाइजरीज इशू की थी, जो रिक्वायर करता था जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हैं
उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो अपना कोई भी एआई प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं इंडिया में। तो ये जो एडवाइजरीज थी वो वापस ले ली गई हैं और बोला है कि देयर इज नो लीगल पावर फॉर मेयरटी टू इशू ऐसी सच एडवाइजरीज इशू करने का मेयरटी के पास पावर नहीं है ना। अगर बात करें एआई तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका डेफिनेशन आपको बेसिकली पता होना चाहिए, है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और आपको तो पता ही होगा इतना एआई यूज हो रहा है, तो बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है। ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड स्टडिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करना, उनके बारे में पढ़ना। एंड इट अलाउज मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, है ना, गलतियां करना, उनसे सीखना। इस बेसिस पे काम करता है एआई। और अगर हम एआई का यूज देखें तो ऑटोनॉमस व्हीकल्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स और बहुत सारी चीजों में आप हर जगह एआई का यूज देख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आएंगे तो ये है एमपी से रिलेटेड न्यूज। अब यहाँ पर राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते, जैसे हमने पढ़ा था डीए होता है ना, और डीआर होता है आपका डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ, जो कि इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए दिया जाता है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो वही चीज अब लागू कर दी गई है। दरअसल 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी एक इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा। ठीक है, ये चीज बोली गई है यहाँ पर। और 4% डीआर मिलेगा 6 लाख पेंशनर्स को इसके तहत, ये चीज है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो 4 महीने में 3 लाख वोटर्स बढ़ चुके हैं। मतलब जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे विधानसभा वाले मध्य प्रदेश में, उसमें से जितने वोटर्स थे, उसमें कितने वोटर्स थे, 5.60 करोड़ वोटर्स थे। अब वही बढ़कर कितने हो गए हैं, 5.63 करोड़ वोटर्स हो गए हैं अब लोकसभा इलेक्शंस के लिए। तो अगर एमपी की बात करें तो एमपी में कितनी लोकसभा सीट्स हैं, 29 लोकसभा सीट्स हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सीट्स कितनी है मध्य प्रदेश में, 11 है। लोकसभा सीट्स कितनी है, 29 है। फिर रिजर्व सीट्स जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है लोकसभा में, वो 4 हैं, जैसे भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन से 4 सीट्स हैं। फिर जो एसटी के लिए रिजर्व है लोकसभा सीट्स वो 6 हैं। और वो कौन कौन से एरियाज में आप देख सकते हैं। उसके बाद से विधानसभा सीट्स कितनी है हमारे यहाँ, 231। विधानसभा सीट्स जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है दैट इज 35। और विधानसभा सीट्स जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है वो है 47। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल डेटा आपको याद रखना है। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, उसके रूप में हमीदिया हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। तो हमीदिया हॉस्पिटल जहां पे सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स थे, अब वहां पे साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, 2000 वहां साइंस स्ट्रीम्स की भी पढ़ाई हो सकेगी इसके अंदर। और इसमें बेसिकली क्या होता है, स्कीम में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा है ये प्रोग्राम, है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस को हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, गोल क्या है कि यहाँ पर इन कॉलेजेस को डेवलप करना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकें, है ना, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप कर पाए, टीचिंग पोजीशंस इंप्रूव हो, एजुकेशन सिस्टम यहाँ का सुधरे। इसलिए ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नाम की स्कीम है। इसके बाद देखेंगे कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन में, है ना, कोर एरियाज होते हैं, फिर बफर एरियाज आते हैं। तो इसके बफर एरियाज में आग लग गई है और यहाँ के जंगल इस तरीके से जलने लगे हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद से केन रिवर यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि साउथ से नॉर्थ में जाती है। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया 1994 में। और बायोस्फीयर का डेजिग्नेशन इसको दिया गया 25 अगस्त 2011 को दिया गया था। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके बाद स्टेट, है ना, देश मतलब स्टेट का, एमपी का इकलौता अगर हम बोले हैं कि रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी पन्ना टाइगर रिजर्व में ही सिचुएटेड है। रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, स्टेट का इकलौता, वो कहाँ पर है, पन्ना टाइगर रिजर्व में है। वल्चर्स के लिए भी ये जो है काफी फेमस है पन्ना टाइगर रिजर्व, है ना। यहाँ पे पांडव वाटरफॉल्स भी आते हैं और आपके जो गाथा करके वाटरफॉल्स हैं, पांडव वाटरफॉल्स प्लस गाथा वाटरफॉल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट न्यूज देखें तो गर्मी के कारण जो अफ्रीका की टीम ने काले हिरण पकड़ने से किया इनकार। तो हमने क्या पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि जो आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहां पे नामीबिया से चीते लाए जाने वाले हैं। तो नामीबिया से चीते लाए जाने वाले हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में। तो ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के फैक्ट में पूछा जा सकता है कि नामीबिया से चीते कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाने वाले। तो आपको याद रखना है कुनो में नहीं लाए जाने वाले, कहाँ पे लाए जाने वाले, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मंदसौर और नीमच में। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले काले हिरन छोड़े गए थे, शाहजहांपुर से लाकर छोड़ने थे।
लेकिन वही काम अभी पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफी गर्मी हो गई है, तो इन लोगों ने चीते को पकड़ने से, सॉरी, हिरन को पकड़ने से मना कर दिया है। ठीक है, पहले हिरन छोड़े जाएंगे, फिर यहाँ पे चीते लाए जाएंगे, इस तरीके का है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है चीते का इंट्रोडक्शन का, यहाँ पे इंट्रोडक्शन का, वो चीज नवंबर दिसंबर तक टल सकती है, ऐसा बोला गया है। तो आपके लिए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, और ये मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कमेंट सेक्शन में मुझे किसी के कमेंट्स दिखे नहीं, सिर्फ एक ही है जिसने कमेंट किया हुआ है, और शायद एक सेकेंड हम देख लेते हैं। आकृति का बस कमेंट आया था कि उन्होंने बताया कि जो मैंने पूछा था कि जो आपका एनजीटीएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स पूछे थे कहां पर हैं, तो अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भोपाल में है। इसके अलावा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें तो भोपाल के बाद से वेस्टर्न साइड वाला पुणे में है ना। साउदर्न साइड वाला आपका चेन्नई में पड़ जाता है, चेन्नई में आ जाता है, और ईस्टर्न साइड वाला कहां पर आ जाता है, कोलकाता में। ठीक है, और एनजीटी का मेन जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है, तो एनजीटी के मेन हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तो ये सारी चीजें थी आज के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट। और आज हमने आर्ट एंड कल्चर नहीं डिस्कस किया, बट कल से मंडे से हम वो सारी चीजें फिर से इंक्लूड करेंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही है, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।